सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूरियस ब्रेन्स। तो आज हम क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 दैट इज वर्क पावर एंड एनर्जी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम वर्क एंड पावर डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम एनर्जी, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और उसके रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम से नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम वर्क एंड पावर और उसके रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है आपके सेलेना बुक में, एग्जाम्पल जितने हैं वो सारे देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक वर्क से। तो आपने क्लास 9th में वर्क देखा होगा, वो आपने वर्क पढ़ा होगा दैट वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे कि आपने ये पढ़ा होगा दैट अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो होता है तो वर्क डन, फोर्स लगने के बाद भी वर्क डन जो है वो जीरो आता है। ठीक है, जैसे कि एक मैन है जो कि वॉल को पुश कर रहा है। ठीक है, तो उसे तो लग रहा है कि मैं उसका एनर्जी लॉस हो रहा है, उसका वो टायर्ड हो रहा है, उसे लग रहा है कि मैं वर्क कर रहा हूँ, लेकिन वर्क डन इन दैट केस अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जीरो होता है। ठीक है, क्योंकि वॉल का कोई डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं। ओके, बट ये जो डेफिनेशन था फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जिसका मतलब कुछ ऐसा था दैट अगर एक बॉडी है जिसपे कि हम फोर्स एफ लगा रहे हैं और जो बॉडी है वो कुछ एस डिस्प्लेसमेंट करता है, तो इन दैट केस जो वर्क है वो, जो वर्क डन है, वर्क डन बाय दिस फोर्स एफ, वो आता है फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बट ये जो डेफिनेशन है थोड़ा सा पार्शियल है, ये पार्शियल डेफिनेशन है। इन क्लास 10th हम जो है हम फुल डेफिनेशन पढ़ेंगे इसका, वर्क का क्या होता है। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं वर्क का, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन एकदम एक अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ईच लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो वर्क डन इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूं। कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो मान लेते हैं एक बॉडी है जिसपे एक फोर्स एफ लग रहा है, तो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है हमें बस उसी पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट से मतलब होता है। ठीक है, हमें उस पॉइंट का कितना डिस्प्लेस हो रहा है उससे मतलब होता है। तो कंपोनेंट क्या होता है इसमें बताता हूं अभी। ठीक है, तो जो हम पहले क्लास 8th और 9th में पढ़ रहे थे, ठीक है, उस केस में हम क्या पढ़ रहे थे, हम बस एक ही चीज पढ़ रहे थे दैट जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब एक डायरेक्शन में होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है जब वो एक डायरेक्शन में होता है, तब हम बोलते हैं दैट द वर्क डन जो है वो फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, कंडीशन क्या है, उन दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम है, लेकिन ऐसा हमेशा होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है दैट फोर्स जो है वो कुछ ऐसा लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी कुछ ऐसा है। ठीक है, इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो इन दिस केस वर्क डन कैसा होगा, मान लेते हैं इनके बीच का एंगल जो है वो कुछ थीटा है। ठीक है, तो जो वर्क डन इन दिस केस क्या आता है, एफ एस कॉस थीटा, ये जो है ये वर्क डन आता है। ठीक है, ये जो है ये वर्क डन आता है। तो ये वर्क डन कैसे आता है, ठीक है, इस फॉर्मूला को हम डिराइव करने वाले हैं कैसे ऐसा वर्क डन आता है। ठीक है, तो पहले जो है कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, पहले ये टॉपिक देखते हैं। ठीक है, वैसे तो ये टॉपिक जो है ये क्लास 11th में आता है, बट इसको समझने के लिए, इस डेरिवेशन को समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है। तो वैसे तो कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, तो हम समझ सकते हैं इजिली। तो जो फोर्स जो है वो एक वेक्टर है, हमें पता है, जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी एक वेक्टर है। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये जो है ये मेरा कुछ डिस्प्लेस, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, तो जो वेक्टर है उसे हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे और ऐसे, इसे हम बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर, इसे हम बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर। ठीक है, ये जो लेंथ है, ये जो इसे हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होता है किसी वेक्टर का उतना ज्यादा वो लेंथ होता है। ठीक है, यानी कि प्रोपोर्शनल कह सकते हो, जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड हम मानते हैं। ठीक है, तो और ये जो है ये हेड है, मतलब ये पॉइंट करता है। ठीक है, वेक्टर किस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में ये जो हेड है ये पॉइंट करता है। ठीक है, तो ये जो एस वेक्टर है वो कुछ ऐसा है, एक्स वाई प्लेन में कुछ ऐसे ओरिएंटेड है। ठीक है, मान लेते हैं ये जो एस वेक्टर है ये कुछ एंगल थीटा बना रहा है विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अगर मुझे इस एस वेक्टर को तोड़ना है, अगर ये कौन से डायरेक्शन में है मुझे पता नहीं है, ये कुछ रैंडम डायरेक्शन में, अगर मुझे इस एक्स वेक्टर को
इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तोड़ना है, ब्रेक करना है, कंपोनेंट में डिवाइड करना है, तो मैं कैसे करूंगा? वैसे कुछ ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। और ये जो कंपोनेंट है, जो दो टुकड़े हमने किए, तो जो पहला टुकड़ा है जो कि एक्स एक्सिस की तरफ है, यानी कि जिस तरफ जो एंगल है, जिस साइड पे हमने एंगल बनाया, उसी साइड जो वेक्टर बनेगा, जो टुकड़ा बनेगा, वो होगा एस कॉस थीटा। जो अपोजिट वाला साइड होगा वो होगा एस साइन थीटा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? सम सिंपल ट्रिगोनोमेट्री से समझ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जो यहाँ पर जो हाइपोटेनस है वो मेरा एस वेक्टर है, ठीक है, और ये जो एंगल है थीटा है। आप देख सकते हो, अगर मैंने ये साइड ज्वाइन कर दिया तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है। तो अगर मुझे बेस निकालना है, तो बेस क्या होगा? बेस तो हमें पता है बी बाई एच जो है वो कॉस थीटा होता है, तो बेस जो है वो एच कॉस थीटा होगा, ठीक है। एंड इन दिस केस, इन दिस ट्रायंगल, जो एच है, हाइपोटेनस है, वो अपना एस है। तो मैं यहां से क्लियरली लिख सकता हूँ दैट इट इज एस कॉस थीटा। जो बेस है वो अपना एस कॉस थीटा है, ठीक है। क्या है ये? एस कॉस थीटा। और वैसे ही ये जो परपेंडिकुलर है, ये इसे मैं साइन के फॉर्मूला से डिराइव कर सकता हूँ, ठीक है। साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, तो पी जो है वो एस साइन थीटा आ जाता है, ठीक है। तो ये आ गया मेरा एस साइन थीटा, ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं। और ये जो वेक्टर, अगर मैं इसे यहाँ से हटाकर यहाँ लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस कंपोनेंट हो गया, इस वेक्टर एस का दो कंपोनेंट हो गया, एक हो गया एस कॉस थीटा और ये हो गया एस साइन थीटा। तो इसका डायरेक्शन, ओके, ये जो एस कॉस थीटा ये बेसिकली मैग्नीट्यूड है, ठीक है। हमने एक वेक्टर को दो अलग अलग कंपोनेंट वेक्टर में तोड़ा है, तो ये जो है ये पहले कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, ये दूसरे कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है। इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन होगा एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, ठीक है। और इसका जो है ये वाई एक्सिस का डायरेक्शन है, ठीक है, ठीक है। तो पहले जो वेक्टर रैंडम डायरेक्शन में था, अभी हमने उसे एक्स और वाई डायरेक्शन में तोड़ दिया, कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, ठीक है। इससे जो है हमें हर चीज सॉल्व करने में इजी होगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है, हमें एक्स डायरेक्शन के बारे में पता है और वाई डायरेक्शन के बारे में पता है, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट हम करते हैं, ओके, क्या हम फोर्स का कंपोनेंट कर सकते हैं? ठीक है, कर सकते हैं। मान लेते हैं ये फोर्स एफ है और मुझे उसे कुछ ए से कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है, और ये एंगल मुझे थीटा दे रखा है, तो मैं इसे कैसे ब्रेक करूंगा? अब की बार ये जो साइड होगा ये मेरा एफ कॉस थीटा होगा, ठीक है। जो जो हम जो साइड थीटा से लगा हुआ है, ठीक है, वो कॉस थीटा होता है। जो दूसरा साइड होगा वो अपना वो साइन थीटा होगा, ठीक है। तो इसे हम बेसिकली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो हम दोनों का कंपोनेंट कर सकते हैं, हम फोर्स का भी कंपोनेंट कर सकते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट का भी जो है कंपोनेंट कर सकते हैं। ओके, तो कंपोनेंट यहाँ पर क्यों हमने डिस्कस किया कंपोनेंट, जो कि 11th का टॉपिक है, अभी आपको समझाता हूं मैं, ठीक है। तो मान लेते हैं एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसे हम इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इस पे अभी। तो इस पे मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी कि एक्स डायरेक्शन में मैंने क्या किया, एक फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया, ठीक है। और ये जो ब्लॉक है ये इंक्लाइंड में ऊपर चढ़ने लगा, एंड उसने कुछ एस डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है। ये जो ब्लॉक है उसने कुछ एस डिस्प्लेसमेंट किया, ओके। ये जो एंगल है इंक्लाइंड प्लेन के साथ, ये एंगल है थीटा। तो अभी जो मैंने डेफिनेशन आपको वर्क का बताया, उसमें मैंने ये बताया था दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट का वो वाला कंपोनेंट जो कि फोर्स के डायरेक्शन में है, ठीक है। देखो आप, ये देख लो आप, राइट। वर्क डन डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ओके, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया हूं मैं, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सॉरी, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट चीज था और मैं इसे लिखना भूल गया, ओके। वर्क डन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जो कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में है, उसका प्रोडक्ट हमें फोर्स के साथ रहना है और वही हमें वर्क डन देगा, ओके। तो वर्क डन क्या आता है? फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट का वो वाला कंपोनेंट जो कि फोर्स के डायरेक्शन में है। तो अगर आप देख सकते हो, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है और ये एंगल मेरा थीटा है, कुछ ऐसा है। तो अगर मैं ये वाला कंपोनेंट लेता हूं जो कि मेरा एस कॉस थीटा आता है, ठीक है, तो एफ के साथ अगर मैं एस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मुझे वर्क देगा, ठीक है। तो ये मुझे जो है
वर्क देगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, वर्क जो है वो, वर्क डन जो है वो एफ एस कॉस थीटा है। तो हमने डिराइव कर लिया। ओके, अब आप सोच रहे होगे ओके तो एस का डिस्प्लेसमेंट हमने कर दिया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्या हम एफ का कंपोनेंट कर सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे अगर एस से, तो क्या बात बन सकता है? तो हाँ जी, बन सकता है ये। ठीक है, कैसे होगा? मान लेते हैं मेरे पास वही इंक्लाइन प्लेन है, हमने यहाँ पर फोर्स एफ लगाया, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर मैं जो है इन दोनों साइड को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये एंगल भी जो है वो मेरा थीटा हो जाएगा, ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो अगर आप क्लियरली देख सकते हो ये कुछ एफ है और ये जो एंगल है ये कुछ थीटा है, ठीक है, आप डायग्राम से देख सकते हो, ठीक है। तो जो मेरा एफ का कंपोनेंट होगा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी कुछ ऐसा है, तो मेरा जो एफ का कंपोनेंट होगा along द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो कितना होगा? वो एफ कॉस थीटा ही होगा, ठीक है। और अभी वर्क डन जो है वो क्या है? फोर्स। अभी मैं वर्क डन का डेफिनेशन क्या लिख सकता हूँ? दैट वर्क डन इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन, फोर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एफ कॉस थीटा, यानी कि फोर्स का वो वाला कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसे मैं लिखूंगा वर्क डन। तो यानी कि हम दोनों का कंपोनेंट कर सकते हैं, या तो हम फोर्स का भी कंपोनेंट कर सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और हम डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट कर सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर सकते हो, ठीक है। ओके, इन ऑल दीज केसेस हम एक चीज जो कि अज्यूम करके चल रहे हैं दैट ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट है थ्रू आउट, थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट नहीं होता तो हम ये नहीं लिख सकते थे, ठीक है। अगर ये फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं होता तो ये जो चीज हमने लिखा है एफ एस कॉस थीटा वर्क डन, ठीक है, जो कि दोनों केस में एफ एस कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है, हम फोर्स का कंपोनेंट ले या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले, हमें एफ एस कॉस थीटा मिल रहा है, ठीक है। तो ओके, तो सभी केसेस में, ठीक है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं दैट एफ जो है ये कांस्टेंट है थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर कांस्टेंट नहीं होता तो हम कैसे करते, तो उसे मैं अभी बताता हूं कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, तो उससे पहले हम कैसे करते हैं ठीक है, बता ही देता हूँ कैसे करते हैं, सस्पेंस क्यों रखना है इतना। मान लेते हैं मेरा एफ जो है वो कुछ ऐसा है, एफ जो है मेरा कुछ के एक्स टाइप है, ठीक है। जो मेरा फोर्स है, जो मेरा फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर मैं मान लेता हूँ बढ़ रहा है, ठीक है, तो जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा जो है मेरा फोर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। इन दिस केस हम क्या करेंगे, इन दिस केस हम ग्राफ का हेल्प लेंगे, ठीक है। तो जो वर्क डन है वो है एरिया अंडर एफ एस कर्व, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं मेरे पास एक ग्राफ है जिसमें कि वाई एक्सिस में मेरा एफ है और एक्स एक्सिस में मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ओके, अगर मैं इसी एग्जांपल लूँ, एफ इक्वल टू के एक्स है, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, पासिंग फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, जिसका स्लोप के होगा, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। और ठीक है, तो अगर मैं आपको ये बताऊं दैट अगर मुझे इस केस में वर्क डन कैसे निकालना है, तो ये जो एरिया होगा, ठीक है, ठीक है, एरिया अंडर दिस कर्व, ठीक है, तो ये जो एरिया होगा ये मुझे वर्क डन देगा, ठीक है। तो ये एरिया कैसे निकालते हैं, ये तो बेसिकली एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। मान लेते हैं किसी एक डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, ये फोर्स एफ है और किसी डिस्प्लेसमेंट के लिए मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट एस है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाऊं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मैं ये कुछ लिखूंगा एस है, ठीक है। और फॉर अ पर्टिकुलर एस जो मेरा एफ है उसका वैल्यू कितना आता है, उसका वैल्यू आता है फॉर पर्टिकुलर एस के एस, ठीक है, क्योंकि एफ जो है एक्स का फंक्शन है, तो किसी पर्टिकुलर एक्स पे मेरा जो वैल्यू है वो कुछ ऐसा आएगा, तो यानी कि मैं इसे हाफ इंटू के एस स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये इस केस में मेरा जो है वर्क आएगा। इस केस में वर्क ये नहीं आया, वर्क इस केस में देख, अगर आप देख सकते हो, तो अगर मैं सिर्फ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करता तो मेरा वर्क ये आता के एक्स स्क्वायर, हाफ नहीं आता, ठीक है, तो गलत हो जाता, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है, एरिया अंडर कर्व का। अगर मान लेते हैं आपको कुछ ग्राफ में ऐसा दे देता है, ठीक है, एफ ये है, एस ये है, और फोर्स जो कुछ पहले कांस्टेंट था
उसके बाद मान लेते हैं फोर्स घट के 0 हो गया, मान लेते कुछ ऐसा सिचुएशन आया, तो आपको पूछा दैट वर्क कितना है, तो आप क्या करोगे इस केस में? ठीक है, आप क्या करोगे? आप सिंपल एरिया अंडर कर्व लिखोगे। तो पहले आप या तो ये कर सकते हो दैट इसे ब्रेक कर दो, ठीक है, और मान लेते हैं ये फोर्स कुछ F है, ये डिस्प्लेसमेंट कुछ S1 है, और ये वाला कोऑर्डिनेट कुछ S2 है, ठीक है। ओके, तो आप पहले से मान लेते हैं कुछ आपने ऐसे ब्रेक कर दिया, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप ओके, आप इंडिविजुअल एरिया लिख सकते हो। आप इसे लिखोगे FS1 प्लस, ओके, F टाइम्स S2 माइनस S1। तो मैंने ये क्या लिखा, ठीक है, हाफ आएगा इसमें। तो मैंने बेसिकली एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लिखा जो कि FS1 है, और हाफ टाइम्स, ठीक है, इस एरिया ट्रायंगल का एरिया लिखा हाफ टाइम्स, और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये S2 है, और ये जो है ये S1 है। तो S2 माइनस S1, ये वाला साइड S2 माइनस S1, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला लगाया है। नहीं तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम भी लिख सकता हूँ। एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम, ठीक है, ट्रेपीजियम का एरिया, ठीक है, ठीक है, एरिया कितना होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, ये जो साइड्स हैं ये पैरेलल साइड्स हैं, यानी कि S2 प्लस S1 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम जो कि F है। आप कैलकुलेट करके देख लो, ये दोनों सेम ही आएंगे, ठीक है, कैन कैलकुलेट, ये दोनों जो है वो सेम आएंगे। अगर मेरा फोर्स जो है वो कांस्टेंट होता, ठीक है, अगर मेरा जो फोर्स है वो कांस्टेंट होता, इन दिस केस ऑल्सो वी कैन फाइंड वर्क डन, ठीक है। फोर्स कुछ ऐसा आता, फोर्स का ग्राफ, तो इसका जो एरिया अंडर कर्व है, ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हो रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसका एरिया क्या आएगा? F टाइम्स S, ठीक है, ओके। तो ये हो जाता है अपना एरिया अंडर कर्व वाला। और एक चीज, जो एरिया अंडर कर्व में जो हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं ना, या तो हम फोर्स का वो वाला कंपोनेंट ले रहे हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, या फिर हम डिस्प्लेसमेंट का वो वाला कंपोनेंट प्लॉट कर रहे हैं जो कि फोर्स के डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आता है एरिया अंडर कर्व का, वो बेसिकली एफ एफ एस ही आता है, ठीक है, इन मैग्नीट्यूड ऑफ एस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एस, ठीक है, ये बेसिकली आता है। ओके, अब ओके, तो अब देखते हैं जो मेरा वर्क है, ठीक है, जो मेरा वर्क है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जो मेरा वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर है, ओके, ठीक है। और मेरा जो एनर्जी है वो भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन जो वर्क मेरा बना है वो दो वेक्टर के प्रोडक्ट से बना है, ठीक है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के प्रोडक्ट से बना है, ठीक है। तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट मिलके मुझे अगर एक स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अगर दो वेक्टर है, जैसे कि मेरे पास आर वेक्टर है और मेरे पास एफ वेक्टर है, इनका प्रोडक्ट करने पर मुझे क्या मिलता है? टाउ मिलता है, यानी कि टॉर्क मिलता है, वो भी एक वेक्टर है। तो अगर दो वेक्टर का क्रॉस करने पर मुझे एक और एक वेक्टर मिलता है, तो ऐसे वेक्टर का प्रोडक्ट को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इन केस ऑफ वर्क वो एफ डॉट एस होता है, ठीक है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी होता है वर्क, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट का मेंशन किया था आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है, वैसे तो 11 में आप डिटेल में पढ़ोगे इसे, ओके, नो वरीज, ओके। तो देखते हैं हम आगे। ये हो गया। वैसे ही एनर्जी, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी हो गया ½ mv², ठीक है। वैसे जो v है वो वेलोसिटी होता है, तो यहाँ पर बेसिकली कुछ ऐसा लिखा होता है ½ mv.v, ठीक है, यहाँ पर भी जो है डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो एनर्जी भी अपना स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ केसेस, ठीक है। वर्क जो है, क्योंकि वर्क स्केलर है, तो वर्क कैन बी, ओके, क्योंकि वर्क स्केलर है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, तीनों हो सकता है, ठीक है। तो जो वेक्टर है वो भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, लेकिन जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो कभी भी जो है पॉजिटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, मैं नॉन नेगेटिव बोल सकता हूँ बेसिकली, ओके, ठीक है। तो अभी जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? वो केसेस है, ठीक है। कौन से केसेस देखने वाले हैं, ठीक है, किस केस में वर्क जो है पॉजिटिव होता है, किस केस में नेगेटिव होता है, और किस केस में वर्क जो है वो जीरो होता है, तो उसे हम देखने वाले हैं। तो केस 1, व्हेन वर्क डन
इज पॉजिटिव, ठीक है। कब होता है, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, हमने वर्क डन का फॉर्मूला जो है हमने देखा था एफ डॉट एस, ठीक है। और एक बात, जो डॉट प्रोडक्ट है जब हम इसे खोलते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा देता है, एफ मैग्नीट्यूड ऑफ एस, एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है, जो हमने डिराइव किया था, ठीक है। एफ डॉट एस करने पर हमें वही मिलता है, ठीक है। वैसे ही हम जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हम वहाँ पर कॉस थीटा की जगह साइन थीटा आ जाता है, ठीक है, और उसके साथ एक डायरेक्शन आ जाता है, ठीक है। वो बाद में देखना है आपको, 11 में देखना है। अभी के लिए आप बस इतना समझो कि इस चीज़ को जो हमने डॉट प्रोडक्ट ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखा है, इसको जब हम खोलेंगे, जब इसे हम लिखेंगे खोल के, तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा, जहाँ पर आप देख सकते हो दैट ये स्केलर है, ठीक है। बेसिकली जो एफ है, एफ का मैग्नीट्यूड है और ये एस का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। क्योंकि मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, ये हमेशा पॉजिटिव होता है और ये भी हमेशा जो है पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो साइन ऑफ वर्क कौन डिसाइड करेगा, कॉस थीटा डिसाइड करेगा साइन ऑफ वर्क, ठीक है। वर्क डन का साइन क्या होगा, वो कॉस थीटा डिसाइड करेगा। तो अब बात आता है कॉस थीटा पे, ठीक है। तो जो थीटा एंगल है वो 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगा, ठीक है, क्योंकि थीटा जो है वो एंगल बिटवीन वेक्टर, जैसे कि हमने एफ एस कॉस थीटा लिया, तो ये जो थीटा है वो क्या है, बेसिकली वो एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर ही तो है, ठीक है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 180 डिग्री तो जा सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो इन दिस केस जो कॉस थीटा का वैल्यू है वो 0 से 90 में पॉजिटिव होता है, ठीक है, और 90 से 180 में जो है वो नेगेटिव होता है, और 90 में क्या होता है, 90 में 0 होता है, कॉस थीटा का वैल्यू 0 होता है, हमें पता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो अगर एक्यूट एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, तो जो है अगर एक्यूट एंगल है तो जो है कॉस कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और जो अपना फोर्स है वो जो वर्क डन है वो पॉजिटिव आएगा। अगर दोनों के बीच का एंगल जो है वो अगर ऑप्ट्यूस है, ठीक है, अगर ऑप्ट्यूस है तो जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, वर्क डन का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, और एक स्पेशल केस जो है, स्पेशल केस, ठीक है, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, इन दिस केस वर्क डन क्या आएगा, एफ एस कॉस 0, यानी कि एफ टाइम्स एस, ठीक है सर, ओके। तो इसका एग्जांपल जैसे कि लेते हैं हम, जैसे इसका एग्जांपल अगर हम लें, जैसे कि मान लेते हैं एक बॉडी जो है वो फ्री फॉल कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, एम जी इसके ऊपर लग रहा है और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट एस करता है, ठीक है, और कुछ एच हाइट से नीचे गिरता है, ठीक है। तो इस केस में जो वर्क डन आएगा वो सिंपल एम जी एच आएगा, ठीक है। तो फोर्स जिस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो वर्क डन और जो एंगल इनके बीच का है वो 0 है, तो हमने उसे एफ एस लिख दिया बस, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि एक कुली है जो कि एक लोड को उठा रहा है, ठीक है, एक लोड है जिसे वो ऊपर उठा रहा है, यानी कि वो अपने हाथ से नॉर्मल फोर्स दे रहा है और इस लोड को ऊपर उठा रहा है, और कुछ मान लेते हैं उसने एच डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है। इन दिस केस ऑल्सो नॉर्मल एंड एच डिस्प्लेसमेंट जो हुआ और जो नॉर्मल फोर्स लगा, ठीक है, उसके वजह से जो वर्क डन बाय दिस नॉर्मल फोर्स होगा वो कितना आएगा, वो आएगा नॉर्मल टाइम्स एच, ठीक है, और कॉस 0 जो कि 1 होता है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। अब देखते हैं, अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है, जब कॉस थीटा मेरा 0 होगा, यानी कि थीटा जो है वो जब 90 डिग्री होगा, इन दिस केस कॉस थीटा मेरा 0 होगा, यानी कि वर्क डन जो है वो मेरा 0 होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इन दिस सर्कुलर मोशन क्या होता है, मान लेते हैं मेरे पास एक बॉडी है जो कि जिसपे एक सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ठीक है, और वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। इन दिस केस जो जो मेरा फोर्स है और जो मेरा डिस्प्लेसमेंट तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, ठीक है, इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल बनता है, हर एक इंस्टेंस पे 90 डिग्री एंगल बनता है, यानी कि वर्क डन एट एवरी इंस्टेंस जो है वो 0 आता है, ठीक है, वर्क डन जो है वो 0 आता है, ठीक है। तो एक और केस लेते हैं, 0 वर्क डन वाला, ठीक है, जिसमें कि मान लेते हैं आप चल रहे हो एक हॉरिजॉन्टल लोड में, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे दैट वर्क डन बाय ग्रेविटी, इस केस में क्या होगा, तो आप बोलोगे 0 होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी,
ठीक है, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपका कुछ हो नहीं रहा है, तो इन दिस केस वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो 0 आएगा। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे इन दिस केस की फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे दैट अगर हम कुछ ऐसे मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन जो है वो कुछ पीछे लगेगा। ठीक है, हम पर जो फ्रिक्शन, ग्राउंड जो हम पर फ्रिक्शन लगाएगा वो कुछ पीछे लगाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शन जो है वो कुछ ऐसे ही लगता है। ठीक है, अगर आपको इसमें ये जानना है कि फ्रिक्शन ऐसे ही क्यों लगता है, ठीक है, तो क्या फ्रिक्शन का वर्क डन जो है वो पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि हम भी ऐसे मूव कर रहे हैं और फ्रिक्शन भी ऐसे लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो क्या पॉजिटिव आता है? तो ऐसा नहीं होता है, फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव आता है। क्यों नेगेटिव आता है और फ्रिक्शन ऐसे क्यों लगता है? हम चलते कैसे हैं एक्चुअली, हम चलते कैसे हैं? ठीक है, ये जो चीज़ है हम चलते कैसे हैं, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। मैं इसके लिए डेडिकेटेड छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो आप इसे प्लीज़ देख लें। तो अभी के लिए ये वाला एग्जांपल को हम रखते हैं और एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि हमें बॉल को कंसिडर करते हैं जो कि आगे मूव कर रहा है। ठीक है, और जो फ्रिक्शन है इस बॉल पे वो पीछे लगेगा। ठीक है, अगर वो बॉल जो है वो आगे अगर मूव कर रहा है तो जो फ्रिक्शन है बॉल पे, वो जो फ्रिक्शन है वो कुछ पीछे लगेगा। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूँ दैट वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है वो आप बोलोगे नेगेटिव होगा। ठीक है, और कितना होगा? अगर एफ फ्रिक्शन लग रहा है और जो बॉल है वो अगर कुछ एस डिस्प्लेसमेंट करता है तो माइनस एफ एस जो है वो फ्रिक्शन लगेगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक लैंग्वेज में प्रॉब्लम आता है, जैसे कि कई जगह लिखा होता है दैट वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द बॉडी, और कई जगह पर लिखा होता है दैट वर्क डन ऑन द बॉडी, वर्क डन बाय द बॉडी, सॉरी, बाय द बॉडी अगेंस्ट अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, तो ये दोनों केसेस जो है नेगेटिव होते हैं ऑफ ईच अदर। ठीक है, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द बॉडी और आपसे कोई पूछे वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट द फ्रिक्शन, तो ये दोनों नेगेटिव होंगे। तो इन दिस केस वर्क डन बाय बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है वो एफ एस आएगा। ठीक है, इस बॉल के केस में जो है वो एफ एस आएगा। ठीक है, तो ये आपको इस लैंग्वेज का आपको जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आप इसमें और एक चीज़ अगर आप नोटिस करें तो जो वर्क है वो हर एक फोर्स के लिए जो है अलग अलग डिफाइन होता है। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एक बॉडी है जो जिसपे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, F1, F2, F3, मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है कुछ ऐसा है, मान लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा डिस्प्लेसमेंट है। तो जब तो जब हम फोर्स F1 की वजह से वर्क डन ड्यू टू फोर्स F1 बोलेंगे, तो हम बाकी सारे फोर्सेस को भूल जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ हमें तभी ये जो F1 फोर्स है वो दिखना चाहिए। ठीक है, और जब हम वर्क डन बाय फोर्स F2 देखेंगे तब F1 F3 हम भूल जाएंगे। वैसे F3 जब देखेंगे F1 F2 भूल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी वर्क का किसी भी फोर्स की वजह से जो वर्क है दूसरे फोर्स की वजह से वर्क है, उसमें कोई लिंक नहीं होता है। ठीक है, तो हर एक फोर्स के लिए अलग अलग वर्क आएगा। ठीक है, तो जब हम F1 के लिए बात करेंगे तो F2 और F3 को भूल जाएंगे। वैसे ही हमें करना है, मल्टीपल फोर्सेज जब बॉडी पे लग रहे हैं तो हमें वर्क हर एक फोर्स के लिए इंडिविजुअल निकालना है। ठीक है, और जो नेट वर्क डन आएगा, ठीक है, वो सारे फोर्सेस का जो वर्क है उसका सम आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था, इसे आपको भी जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमने बहुत सारे एग्जांपल देख लिए, और हमने नेगेटिव वर्क डन का भी एग्जांपल देख लिया। ठीक है, जो फ्रिक्शन वाला था नेगेटिव वर्क डन का। और एक एग्जांपल अगर मैं लूँ आपके लिए नेगेटिव वर्क डन का, जो कि आता है जैसे कि एक ब्लॉक है जिसे हमने, एक बॉल है जिसे हमने ऊपर थ्रो किया, मान लेते हैं। ठीक है, एक बॉल को हमने ऊपर थ्रो किया, तो जब हमने इसे ऊपर थ्रो किया तो उसके ऊपर ग्रेविटी जो है नीचे लग रहा है। हमने इसे ऊपर थ्रो किया यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसका ऊपर है। ठीक है, और ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन दैट बॉडी कितना आएगा? माइनस एम जी एच। ठीक है, क्योंकि एंगल 180 डिग्री है, तो माइनस एम जी एच। ठीक है, लेकिन अगर मैं बताऊं वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी, ये कितना आएगा? ये प्लस एम जी एच आएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना है कि क्या दिया है लैंग्वेज में। ठीक है, ओके।
तो हमने ये वाले एग्जांपल्स भी बहुत सारे देख लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। तो वर्क का यूनिट जो है वो, वर्क जो है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, सेकेंड सॉरी डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है, ठीक है। तो वर्क का यूनिट जो है न्यूटन मीटर आता है, और इस न्यूटन मीटर को ही हम जूल लिखते हैं, ठीक है। तो वैसे टॉर्क का भी न्यूटन मीटर आता है, लेकिन टॉर्क को हम जूल नहीं लिखते, क्योंकि जूल हम सिर्फ स्केलर क्वांटिटी के लिए लिखते हैं, यानी कि वर्क और एनर्जी के लिए, ठीक है। तो सी जी, ये तो एसआई यूनिट हो गया। सी जी एस यूनिट क्या होता है वर्क का? सी जी एस यूनिट होता है अर्ज, अर्ग, सॉरी, अर्ग। तो अर्ग जो है बेसिकली, न्यूटन का सी जी एस क्या आता है? डाइन। मीटर का सी जी एस सेंटीमीटर। 1 डाइन सेंटीमीटर को हम अर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम अर्ग और न्यूटन में जूल में रिलेशन देखें, अर्ग और जूल में, तो 1 जूल जो है वो 10⁻7 अर्ग आता है, ठीक है। कैसे आता है? जैसे कि 1 न्यूटन मीटर को हमें बेसिकली 1 डाइन सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। और 1 मीटर 10⁻2 सेंटीमीटर होता है, तो ये बेसिकली 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर आता है, जिसे हम आर्क बोलते हैं, ठीक है। और इसे हम जूल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। अब कुछ बड़े यूनिट्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें तो किलो जूल हो गया 10⁻3, ठीक है। मेगा जूल हो गया 10⁻6 जूल, गीगा जूल हो गया 10⁻9 जूल। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे दैट 1 जूल, इसका डेफिनेशन क्या है, तो कैसे लिखोगे? तो डेफिनेशन बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो हमें पता है 1 जूल यानी कि 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? हम ऐसे बनाएंगे दैट व्हेन a force of 1 Newton displaces the body by 1 meter in its own direction, ठीक है, in its own direction, ठीक है, उसे हम बोल देंगे 1 जूल। वैसे 1 अर्ग क्या लिखेंगे? when a force of 1 dyne displaces a body by 1 centimeter in its own direction, उसे हम बोल देंगे 1 अर्ग। तो इसका डेफिनेशन भी हो गया, ठीक है, ओके। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक अपना, जो कि है पावर, ठीक है। तो पावर क्या है? पावर जो है उसे हमने कैसे डिफाइन किया है? पावर जो है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क है। जो पावर है वो अपना रेट ऑफ डूइंग वर्क है, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या आता है? वर्क डन अपॉन टाइम। रेट जहां पर आ गया, इसका मतलब वहां पर टाइम इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट 1 सेकेंड में कितना वर्क डन एक सोर्स कर रहा है। जो पावर है ये हमेशा एक सोर्स का होता है, ठीक है। हम एक सोर्स के लिए पावर डिफाइन करते हैं, तो एक सोर्स जो है वो 1 सेकेंड में कितना वर्क डन कर रहा है, उसे हम बोलते हैं उसका पावर, ठीक है। तो यूनिट क्या होता है पावर का? यूनिट होता है वॉट, ठीक है। यूनिट होता है वॉट। तो वॉट यानी कि बेसिकली जूल पर सेकेंड, ठीक है। वॉट किसे बोलते हैं? जूल पर सेकेंड का ही दूसरा नाम जो है वो वॉट है, ठीक है। और पावर क्या है? 1 सेकेंड में कितना वर्क डन किया, ठीक है, ओके। तो और एक फॉर्मूला आ गया पावर का, जैसे कि पावर है मतलब वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। और वर्क डन को मैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकता हूँ अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट और टाइम जो मिलके बन जाते हैं वेलोसिटी, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये एक फॉर्मूला भी आता है पावर का, ठीक है। तो वर्क और पावर में डिफरेंस क्या है? पहले तो आप वर्क का डेफिनेशन लिख लोगे और पावर का डेफिनेशन लिख लोगे, एक पॉइंट हो गया। फिर वर्क डन जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, जबकि पावर स्पेंट जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है। फिर ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जूल है, और ऐसा यूनिट ऑफ पावर जो है वो वॉट है, ठीक है, ये हो गया। अब इसी के साथ जो पावर है और उसमें पावर में और कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। और जो बाकी सारा चीज़ें वो फिर एनर्जी से स्टार्ट होता है, और पावर में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही है। जो बाकी सब है वो क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा लंबा हो गया है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।